नमस्ते किसान भाइयों, मैं डॉक्टर सुनील सिंह, मैं फील्ड टेक्निकल मैनेजर हूं एवीएस इंडिया में। और एवीएस स्टार्टिंग से किसानों के बारे में सोचता आ रहा है। तो आज जो मेन समस्या चल रही है वो है लंपी स्किन डिजीज़। उसी को देखते हुए हमारे साथ जो है लंपी स्किन डिजीज़ के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर केपी सिंह, जो बरेली जनपद है वहाँ के पशु चिकित्सा अधिकारी हैं। उनके बारे में ये साथ में हमारे साथ बैठे हैं पशु चिकित्सा। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्ते नमस्ते डॉक्टर सुनील, कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि जो डॉक्टर केपी सिंह सर हैं, तो इन्होंने जो अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब करके अभी ये वेटनरी जो ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनिकोलॉजी में उन्होंने पीजी कर रखी है। उसके बाद इनका मैं बता दूं कि काफ़ी इनका जो 18 साल का फील्ड एक्सपीरियंस है। पहले इन्होंने फैज़ाबाद वेटनरी कॉलेज में 4 साल दिए और उसके बाद ये फील्ड में वेटनरी ऑफिसर के रूप में अभी कार्यरत हैं। तो इसके साथ साथ जो है इनको मैं बता दूं कि ये इन्होंने जो 11 टीवी और लगभग 17 रेडियो टॉक्स कर रखी हैं, तो उसमें भी इनको एक बेस्ट एज अ एंकर अवार्ड मिला गया है। उसके साथ साथ जो है सर ने जो नेट क्वालिफाइड हैं वेटरनरी गायनेकोलॉजी में 3 बार नेट क्वालिफाइड हैं। उसके साथ इन्होंने 4 बुक्स लिखी हैं, 2 नेशनल्स हैं और 2 इंटरनेशनल, सारी की सारी जो हैंडबुक ऑफ गायनेकोलॉजी में ही है। तो आप बता दूं कि इनको 32 अवार्ड्स मिले हैं फील्ड में एज अ वेटनरियन के लिए, और जो नॉर्थ जोन में वेस्ट वेटनरी अवार्ड मिला हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो हमारे साथ डॉक्टर केपी सिंह हैं, तो ये हम इनसे बारे में बात करेंगे कि लंपी स्किन डिजीज क्या होती है और किस तरह से होती है। तो सर धन्यवाद डॉक्टर सुनील, आपने हमको इस प्लेटफार्म पे अपनी बात अपने पशुपालक भाई किसान भाइयों तक पहुंचाने का मौका दिया। इसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं। और जैसा कि पशुपालक भाई किसान भाई, लंपी स्किन डिजीज ये वर्तमान में एक समस्या जो हमारे गोवंशी पशु हैं और महिषवंशी पशुओं में भी होती है, लेकिन गोवंशी पशुओं में एक विशेष प्रकार की समस्या लंपी स्किन डिजीज बनी हुई है। अब हम अगर लंपी स्किन डिजीज की बात करें तो सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि लंपी स्किन डिजीज का इतिहास क्या है। किसी भी चीज़ की बीमारी, चूँकि ये हमारे भारत देश में नई पैदा हो गोवंशी पशुओं को प्रभावित करने वाली, उनकी संतति को प्रभावित करने वाली और महिषवंशी पशुओं को भी प्रभावित करती है। गोवंशी पशुओं की तुलना में ये हमारे देश में इसका भारत में इतिहास बहुत पुराना नहीं है। ये वैसे तो ये बीमारी 1929 में पहली बार जाम्बिया, अफ्रीकन कंट्री जाम्बिया में हुई और 1929 के बाद 2-3 साल में अफ्रीकन कंट्री में फैलते हुए ये फिर इसके अलावा सारी अफ्रीकन कंट्री में, फिर मिडिल ईस्ट में, अरबियन कंट्री में फैलते हुए 2018 में ये एशिया, जिसमें चाइना, बांग्लादेश, इंडिया, इसको एशियन कंट्री को प्रभावित करना शुरू किया। और हमारे देश में 12 सितंबर 2020 को उड़ीसा के रास्ते ये बीमारी बांग्लादेश के माध्यम से, चूँकि बांग्लादेश से जानवरों की तस्करी होती है, तो उसके माध्यम से उड़ीसा में प्रदेश में ये बीमारी सबसे पहले 12 सितंबर को आइडेंटिफाई की गई। उसके बाद ये सारे प्रदेशों में होते होते उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात सबको प्रभावित कर रही है। तो वर्तमान में लंपी स्किन डिजीज एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे लिए है, पशुपालन विभाग के लिए है, पशुपालकों के लिए है, लेकिन चुनौती से निपटने में हम सब लोग सक्षम हैं और इस चुनौती को स्वीकार करते हुए हम इस पे भी विजय प्राप्त कर रहे हैं। तो सर लंपी स्किन होती क्या है सर? इसमें ऐसा क्या है कि क्या क्या दिखता है कि ये बहुत अच्छा सवाल है कि सबसे पहले हम लंपी स्किन डिजीज नाम से पता चल रहा है कि ये स्किन में होने वाली विशेष प्रकार की बीमारी लंपी स्किन डिजीज को हम परिभाषित कैसे करेंगे, होती क्या है। पशुपालक भाई अपने पशु को देख करके कैसे पहचानेंगे कि लंपी स्किन डिजीज उनके पशु को हो गया है। 5 बातों पर पशुपालक भाइयों को ध्यान देना जो इसके प्राथमिक लक्षण हैं। सबसे पहले पशु को बुखार आएगा, बुखार तेज होगा, ये 6 से लेकर के 24 घंटे के अंदर हो जाएगा। पशु जब संक्रमित होगा इस बीमारी से 6 से 24 घंटे के अंदर हो जाता है इसमें। साथ ही साथ पशु के नाक से पानी निकलेगा, पशु की लार निकलेगी, साथ ही साथ नेजल, जिसको हम अंग्रेजी भाषा में नेजल डिस्चार्ज, सलाइवेशन और आँखों से भी आंसू यानी आकुलर डिस्चार्ज होगा। और जो विशेष इसमें लक्षण आते हैं, इसके शरीर में
गोल उभरे हुए उभार निकल आते हैं, जिसको गांठें कहते हैं, लंप कहते हैं, गांठें कहते हैं, इसीलिए इसका नाम लंप स्किन डिजीज है। जो जिनकी साइज शुरू में तो ये छोटे होते हैं, लेकिन बाद में बढ़ करके ये 3 से 7 सेंटीमीटर की साइज के सरकमस्क्राइब्ड गांठें पशु के शरीर में उभर आती हैं। बाद में इन गांठों में क्या होता है कि ये गांठें उभरती हैं, बड़ी हो जाती हैं। बड़ी होने के बाद अगर आपका पशु इलाज के बिना है तो ये गांठें बड़ी होने के साथ साथ इसमें बीच का जो गांठों का जो बीच का एरिया है वो दब जाएगा, जिसको हम साइंटिफिक वैज्ञानिक भाषा में कहेंगे कि नेक्रोसिस हो गई है, नेक्रोसिस हो गई है। और जगह जगह हेमरेज होगा, हेमरेज माने खून निकलेगा उसमें, और वो खून की लाइन आपको हेमरेज की लाइन अलग अलग दिखाई देगी, और जो इसका बीच का पोर्शन होगा वो नेक्रोज्ड होगा, जिससे मक्खी मच्छर बैठेंगे उसको फैलाने में भी मदद करेंगे, उसमें हम आएंगे। तो जो इसका पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक है कि 3 से 7 सेंटीमीटर की गांठें पशु के शरीर में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाएंगी? मेन रूप से पशु के गर्दन पे, पशु के पूंछ पे, हालांकि वो पूरे शरीर में पाई जा सकती हैं, लेकिन पशु के गर्दन में, पशु के पूंछ पे, पशु के पैरों में, पशु के अडर पे, और शरीर में कहीं भी हो सकती है, लेकिन प्रायः अगले पैर, पिछले पैर, इन जगहों पर प्रायः 3 से 7 सेंटीमीटर की गांठें दिखाई देंगी। और एक चीज, अगर पशुपालक का पशु दूध में है तो दूध का मेजर लॉस ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, यानी दूध में 80% तक की गिरावट देखने को मिलती है। तो पशुपालक भाई इसको पहचान सकते हैं। तो सर ये होती कैसे है? ये बहुत पशुपालक भाइयों को जानना बहुत ज़रूरी है कि ये लंपी स्किन डिजीज किस कारण से होती है। इसमें 2-3 बातों पर हमें फोकस करने की, ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, एक मैंने जैसे बताया कि सबसे पहले जाम्बिया में आई, इंडिया में आई, लेकिन ये एक प्रकार की विषाणु जनित बीमारी है। विषाणु जनित बीमारी है, ये डीएनए वायरस इसका होता है, और इसको कैप्री पॉक्स वायरस, अगर उसकी हम परिभाषा करेंगे तो पॉक्स विरिडी फैमिली में कैप्री पॉक्स वायरस है, जो सीप और गोट पाक से मिलता जुलता है। तो ये कैप्री पॉक्स है, और वायरस इसका इतना तगड़ा है, इसलिए इसमें पशुपालक भाइयों को बहुत सावधानी लेने की जरूरत है कि ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए, उसमें बहुत ज़्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं, लिपिड का इन्वलप होता है उसमें, उसी के अंदर बैठा होता है। तो ये विषाणु जनित बीमारी है, तेजी से फैलने वाली बीमारी है, और किन किन चीज़ों से, ये तो विषाणु जनित हो गई, मैंने बता दिया कैप्री पॉक्स है, और किन पशुओं को प्रभावित करती है और किन किन चीज़ों से ये फैल सकती है, पशु के किस श्रावण से फैल सकती है। सबसे पहले तो जानना ये जरूरी है कि कौन कौन से पशु इससे प्रभावित हो सकते हैं। मैंने जैसे बताया गोवंशी पशु, उनकी प्रजनी, उनकी संतति यानी गाय बछड़े। दूसरा, हमारी जो भैंसें हैं वो इससे प्रभावित होती हैं। भेड़ और बकरियों में बीमारी नहीं पाई जाती है। कुछ वाइल्ड एनिमल प्रभावित होते हैं, अभी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है नहीं, लेकिन भेड़ और बकरियों को ये बीमारी प्रभावित नहीं करती है। और ये नोटिफिएबल डिजीज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नोटिफाइड है, लेकिन ये आदमी में नहीं होती है, इसलिए आदमी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ पशुपालक भाई मिथ्स में बहुत सारी समस्याओं को लेकर के आ जाते हैं कि ये कोरोना जैसे आदमी में हो जाती है। नहीं, ये पशुपालक भाई बिल्कुल ध्यान दे लें, ये आदमी में फैलने वाली बीमारी नहीं होती है। ये सिर्फ 2 पशुओं को प्रभावित करती है, गायें और उनसे उत्पन्न होने वाले बछड़े, बछिया और भैंसें। अब किन पशुओं को, जो हमारी गायें हैं, गोवंशी पशु हैं, और भैंसें, उनमें किसको ये ज़्यादा प्रभावित करती हैं, ये जानने की ज़रूरत है। जैसे भैंसों की तुलना में गायों को ज़्यादा प्रभावित करती हैं, और जो बछड़े हैं, यंग यानी नई उम्र के बछड़े हैं, यंगर एज के बछड़े हैं, बच्चियां हैं, गाय हैं, उनकी तुलना में ओल्डर एज में ये कम प्रभावित करती है। यानी नई जो बछड़े हैं, यंगर एज के बछड़े हैं, बच्चियां हैं, गायें हैं, वो ज़्यादा प्रभावित होती हैं। तीसरी बात, जो हमारे 2 तरीके की गायें हमारे यहाँ पाई जा रही हैं, क्रॉस ब्रेड हैं, इंडिजिनस ब्रीड है। हमारी भारतीय नस्ल की जो गायें हैं वो कम प्रभावित होती हैं क्रॉस ब्रीड की तुलना में। यानी हमारा देश, हमारी गायें इसके लिए थोड़ा सा रेजिस्टेंस डेवलप करती हैं, वो कम प्रभावित होती हैं क्रॉस ब्रीड संकर नस्ल की गायों की तुलना में। किस अवस्था में ज़्यादा प्रभावित करती, मान लीजिए गाय है, उसकी किस अवस्था में, अगर गाय लैक्टेशन पे है, दूध दे रही है, जब ज़्यादा दूध देगी उसकी तुलना में कम दूध देने वाली गायों को
ये यानी ज़्यादा दूध देने वाले गायों को ज़्यादा प्रभावित करती है उस कम दूध देने वाले गायों की तुलना में। और एक जो महत्वपूर्ण बात निकल करके आती है, हर पशु का अपना इम्यून स्टेटस। इम्यून स्टेटस का मतलब किसान भाइयों रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता वो कितनी है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता हर पशु की अलग अलग होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये प्रभावित, जिसकी कम होगी उसको वो प्रभावित करेगी। तो सर अभी मैं पूछना चाहूँगा कि होती कैसे, ट्रांसफ़र कैसे होती है एक जानवर से दूसरे जानवर में सर? ये बहुत पशुपालक भाइयों का, डॉक्टर सुनील का बहुत अच्छा सवाल है कि एक पशु से दूसरे पशु में ये कैसे फैलती है। 5 प्रमुख चीज़ें होती हैं जो प्रभावित पशु, मान लीजिए ये एक पशु के अंदर कौन सा सोर्स पाया जाता है और किससे ये फैलता है। तो पशुपालक भाइयों को ध्यान देने की जरूरत है, जितने भी पशु के शरीर से खून चूसने वाले कीड़े हैं, कीड़े का मतलब होता है वैज्ञानिक भाषा में आर्थ्रोपोड्स कहते हैं, यानी जुए, टिक्स, किलनी, मक्खी, मच्छर, जो खून चूसने वाले कीड़े हैं वो इस बीमारी को फैलाने में मदद करते हैं। बीमार पशु के शरीर में बैठते हैं और बीमार पशु के शरीर में वायरस, जो कि मैंने बताया विषाणुजनित बीमारी है, कहाँ कहाँ पाया जाता है सबसे पहले ये जानने की जरूरत है। यानी पशु को मैंने बताया कि पूरे शरीर में नूडल्स बन जाते हैं, गांठें आ जाती हैं, गांठें फूटने लगती है, तो गांठों में इसका वायरस पाया जाता है, इसका विषाणु पाया जाता है। एक जगह हो गई। इसके अलावा जो उसका नेजल डिस्चार्ज आ रहा है, जो नाक से श्रावण आ रहा है, उसमें पाया जाएगा। मिल्क जो दूध दे रहा है पशु, अगर दुधारू पशु है तो दूध में भी इसका विषाणु पाया जाता है। साथ ही साथ अगर बछड़ा है, बुल है, वो सीमन प्रोड्यूस कर रहा है तो उससे भी इसमें भी ये पाया जाता है। और जो लार निकल रही है उससे भी पाया जाता है। तो मोटी बातें अगर पशुपालक भाइयों को ध्यान देने की जरूरत है तो पशु के शरीर से निकलने वाला ये सिक्रीशन, 4 सिक्रीशन, जो श्रावण हो रहा वो दूध, नाक से डिस्चार्ज, मुंह से डिस्चार्ज, जो सलाइवा आ रहा है, साथ ही साथ जो उसके शरीर पे गांठें पाई जा रही हैं उसमें ये वायरस पाया जाता है। अब मक्खी, मच्छर, खून चूसने वाले किलनी, जुए, टिक्स पशु के शरीर में गांठों पे बैठ करके या उनके खून में, चूंकि ये वायरस खून में भी रहता है, एक बीमार पशु के शरीर के खून में जो वायरस है वो लगभग 8.8 डेज यानी मोटा मोटा 9 दिन तक पाया जाता है। और वायरस का जो डीएनए है वो 16.3 डेज यानी 16.3 यानी लगभग 17 दिन तक बचा करके रखना है, उसके वायरल डीएनए पाया जाता है। उसके सीमन में वायरस पाया जाता है और सीमन में लगभग ये 22 दिन तक पाया जाता, निकलता है, और सलाइवा में 11 दिन तक पाया जाता है। पशु के शरीर में जो डेसिकेटेड यानी गांठें जब सूखती हैं तो डेसिकेटेड क्रस्ट बनता है, उसमें ये 35 दिन तक पाया जाता है। पशु के बिछावन जो होते हैं फोमाइट्स, उसमें अनंत काल तक ये रह सकता है। तो ये पशु, मक्खी मच्छर जब पशु के शरीर में बैठता है, यहाँ पे कहीं भी बैठेगा, एक अपने लार में अपने जो उसको खून चूसेगा और दूसरे पशु में ले जा करके जब वो काटेगा तो उसको वो फैला देगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा डायरेक्ट कांटेक्ट, डायरेक्ट यानी पशु के शरीर में दूसरे पशु को रगड़ दिया तो उससे भी फैलता है, लेकिन संभावना थोड़ा कम होती है, लेकिन ये फैलाता है। तीसरी चीज काम, अब रिस्क फैक्टर इसमें, यानी इस बीमारी को फैलाने में मदद करने वाले कौन कौन से कारक हैं, वो भी जरूरी है सर, वो भी पशुपालकों को जानना जरूरी है। पशु का मूवमेंट, यानी अगर एक स्वस्थ पशु है और बीमार पशु है, बीमार पशु को अगर आप ले जाएंगे तो जहां जहां जाएगा वहां वहां वायरस को वो फैला सकता है, इसलिए पशु का मूवमेंट चेक कर देना है, कम कर देना है। दूसरी चीज, बीमारी के समय में किसी भी नए पशु को बिना क्वारंटाइन पीरियड यानी 32 दिन 42 दिन, मेनली 42 दिन का रखिए, बाहर रखने के बाद तभी नए पशु को हर्ड में लेने की जरूरत है। जो बीमार पशु है उसको आप अलग कर दीजिए और उनका जो बिछावन है, खाना है, पानी है, कॉमन वाटर सोर्स, कॉमन फीडिंग एरिया यानी चारा एरिया जो है, पॉस्चर है, उसको उसमें अगर बीमार पशु जाएगा तो फैलाने में मदद करेगा। एक महत्वपूर्ण बात, ये चूंकि ये बीमारी बरसात के सीजन में होती है, वार्म एंड ह्यूमिड यानी गर्म और नम, ये बीमारी को क्या है, मक्खी मच्छर जुए किलनी को फैलने में ये हेल्प करते हैं, उनके ब्रीडिंग पीरियड में हेल्प करते हैं, उनकी संख्या बढ़ाते हैं। जब कारक बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेंगे।
बीमारी भी बढ़ेगी। तो ये भी हेल्प करते हैं। साथ ही साथ चलने वाली हवाएं और उनकी दिशा, अच्छा, हवा ये से भी एकदम, हवा से भी ये प्रभावित कर सकता है, बहुत दूर तक नहीं। बीमार पशु की संख्या अधिक है तो हवा की दिशा और उनकी स्पीड क्या है, ये भी बीमारी फैलाने में मदद कर सकती है। सर एक तो सबसे क्वेश्चन आता है फार्मर्स का कि वो जो दूध से ट्रांसफर होता है, कि वो जो दूध लोग पिएंगे तो उससे भी उनको प्रॉब्लम हो सकती है उससे? ये बिल्कुल बहुत सारी मिथ्स, जो मिथ्स कहते हैं हम। ये सर दूध, मैंने बताया कि दूध में विषाणु का श्रावण होता है। ये सर, लेकिन एक बात हम लोगों ने भी चर्चा, हमारी आपकी चर्चा में निकला कि ये बीमारी आदमी को प्रभावित नहीं करती है। हाँ, तो जब आदमी को प्रभावित नहीं करती है तो दूध पीने से इस बीमारी नहीं होगी। लेकिन दूध को कच्चा कभी मत पिए, दूध को प्रिकॉशन ले, उबाल करके पिए। और दूध से आदमी में ये बीमारी नहीं होगी, क्योंकि आदमी में बीमारी होती ही नहीं है। अब रही बात दूध से जो बछड़े हैं उनकी बच्चियां हैं, बीमार पशु के बछड़े और बच्चियों को उनका दूध ना पिलाएं। कारण उसका, चूंकि अडर के पास, थन के पास, पैरों के पास उसमें जो गांठें हैं वो पाई जाती हैं, वायरस का सोर्स है, विषाणु का सोर्स है, तो उनको भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए आदमी को दूध पीने में कोई खतरा नहीं है, लेकिन सावधानी लें, दूध उबाल के भी होता नहीं है। तो ये मिथ है कि दूध से फैलता है आदमी में, बिल्कुल गलत है। सर इसके सिवा जो नोड्यूल्स, सिर्फ नोड्यूल्स ही पाए जाते हैं कि साथ साथ और भी आपको देखने के मिलता है गायों में सर? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ये। गाय, मैंने बताया गाय भैंस को प्रभावित करती है। इस बीमारी के जो पहचानने के प्रमुख लक्षण है, बीमारी में सिम्टम्स जो आते हैं, लक्षण जो आते हैं, जैसे आप लोगों ने कहा कि 104 से 106 डिग्री तेज बुखार आएगा, शरीर में गांठें बनेंगी, साथ ही साथ नेजल डिस्चार्ज, आकुलर डिस्चार्ज, नाकों से, आंख से पानी निकलेगा, निमोनिया, नेजल डिस्चार्ज आगा, धीरे धीरे वायरस निमोनिया बनाएगा, दूध प्रोडक्शन कम हो जाता है, मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है, मैंने बताया 80% तक कम हो जाता है। साथ ही साथ पशु में नेस्टाइटिस यानी थनैला रोग भी फैला देता है। और निमोनिया मैंने बताया। और अगर हमारा मेल पशु है, बुल है, तो उसके टेस्टिकल में सूजन आ जाती है, आर्काइटिस नामक बीमारी ये उत्पन्न कर देता है। एक महत्वपूर्ण बात इसमें और है, जो कभी कभी कुछ पशुओं में निचले पैरों के यानी डिपेंडेंट पार्ट में और पैरों में सूजन आ जाती है, सूजन आ जाती है और पानी भर जाता है। तो ये पूरे शरीर में, कभी कभी पूरे शरीर में, नहीं तो गांठें होती हैं 3 से 7 मिलीमीटर की होती हैं, गर्दन पे, नेक पे, गर्दन नेक एक ही बात हो गई, उसके अगले पैर, पिछले पैर, पूंछ, थन या पूरे शरीर में फैल जाती हैं। तो ये इसके विशेष लक्षण होते हैं। कुछ जो बहुत कुछ पशुओं में पैरों में भी सूजन देखा गया है और पानी भर जाता है, साथ ही साथ फेफड़े प्रभावित होते हैं इसके। तो इन जगहों पे वायरस भी पाया जाता है, ये इसमें लक्षण आते हैं। इसमें इस बीमारी की अगर देखा जाए बीमारी की दर, तो ये जनरली 10 से 40%, मेनली 40% तक मॉर्बिडिटी होती है, लेकिन वर्तमान में 100% पशुओं को भी ये प्रभावित बीमार कर सकती है। मॉर्टेलिटी, मरने की दर इसमें जनरली 10% से कम है, लेकिन वर्तमान में 40% के आसपास भी पशु इसमें मरे हुए हैं। मैंने बताया पशु का इम्यूनिटी स्टेटस यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता किस पशु की कितनी है, इस पे डिपेंड करता है। तो ये इसके प्रमुख लक्षण हैं। सर अभी सर फिर इसको रोकथाम, क्योंकि फार्मर्स को चाहिए ना, क्योंकि अगर उनका पूरा एक 100 एनिमल्स का हर्ड है और एक हो गई, और किस तरह से दूसरों को बचाना है इससे, तो कैसे इसमें कर सकते हैं? ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है कि हम रोकथाम कैसे कर सकते हैं इस बीमारी के रोकथाम का तरीका कैसा? रोकथाम के लिए सबसे पहले पशुपालक भाइयों को ध्यान देने की जरूरत है। जैसा आपने कहा कि एक पशु में हो गई तो औरों को कैसे बचाएंगे। जिस पशु में बीमारी आ गई उसको सभी पशुओं से अलग बांध दें, पृथक कर दें, अलग कर देना। उसका खाना, पानी, बिछावन, आदमी कोशिश करें अलग कर दें, आदमी तक अलग कर दें। अगर संभव नहीं हो तो पहले स्वस्थ पशुओं को चारा दें और उसके बाद बीमार पशु को दें। और तीसरी चीज, आप अपने पशुशाला में साफ सफाई रखें। मैंने बताया कि जुएं, किलनी, मच्छर, मक्खी, साफ सफाई रखें, नीम का धुआं करें। साथ ही साथ
नीम भूसे में यानी नीम की पत्ती का धुआं कर दें। साथ ही साथ आप मॉस्किटो यानी मच्छर मक्खी किलनी की मारने वाली दवा का स्प्रे करवाएं, छिड़काव करवाएं। ये सर नज़दीकी पशु चिकित्सालय से संपर्क करके जुएं के लिए हैं तो उसकी दवा लाएं, उनको एक्टा पैरासिटिक इन्फेस्टेशन वाला जो समस्या है उससे निजात पाएं। ये सर और जो बचाव का सबसे अच्छा तरीका है, पशु को खान पान ओके उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत हो। ठीक है। पशु को बैलेंस्ड राशन दें, दाना दें, खाना दें, जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती बढ़ेगी। रहे। आयोडीन युक्त नमक आयोडीन 30 ग्राम और मिनरल मिक्सचर 50 ग्राम राशन में शामिल कर लें। ओके। सुपाच्य भोजन दें। साथ ही साथ बचाव का जो सबसे उत्तम तरीका है वो तरीका है टीकाकरण। टीकाकरण सरकार के द्वारा निःशुल्क टीकाकरण हर प्रदेश में अभियान चला करके बेसिकली गौवंशी पशुओं में लगाया जा रहा है। टीकाकरण इसका सबसे बचाव का उत्तम तरीका है। तो अभी इसमें जनरली चूंकि हिंदुस्तान में पहली बार बीमारी आई है ये सर तो इसमें गोट पॉक्स या सीप पॉक्स की वैक्सीन लगाई जा रही है। वो इफेक्टिव है चूंकि ये एक ही फैमिली के मेंबर हैं, क्रॉस सर। लिंकेज है तो उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता वो उत्पन्न कर रही है। टीकाकरण सबसे बचाव का तरीका है। और पशुओं को चरने के लिए ना छोड़ें, पशुओं को कॉमन पॉस्चर पे ना छोड़ें, पशुओं को मिक्स ना करें, साफ सफाई रखें। इस तरीके से अपने पशुओं को बचा सकते हैं इस बीमारी से। और सुपाच्य भोजन से खान पान पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पशुपालक भाई को सफाई की विशेष जरूरत है। एक बात मैं और बताना चाहूंगा ये सर कि पशुओं को नज़दीकी पशु चिकित्सालय से संपर्क करके सबसे पहले अब अगर किल्ली है उसके लिए दवा दें। साथ ही साथ नीम की पत्ती उबाल करके, पशु की बीमारी अगर लक्षण नज़र आ रहे हैं, नीम की पत्ती पानी उबाल करके ठंडा करके पूरे शरीर में उसका पोछा लगाएं। पैरों में सूजन आ गई है तो नमक और मैक्सेलब डाल करके नीम की पत्ती पानी उबाल करके उसका सुताई करें, पोछा लगाएं। साथ ही साथ मेरा अपना पर्सनल मानना है, पर्सनल अनुभव है, एक्सपीरियंस है कि अगर दाने फूट जाते हैं, मक्खी बैठते, मैंने बताया हेमरेज होता है, अंदर धंस जाता है, तो नीम की पत्ती पीस लें, उतनी बराबर मात्रा में हल्दी मिला लें। ठीक है। और ये गोले का तेल, गरी का तेल ले करके उसमें मिला करके उसमें लेपन करें। आधे घंटे बाद उसको धुल दें। साथ ही साथ अगर बीमारी हो रही है तो नजदीकी पशु चिकित्सालय पे संपर्क करके तत्काल अपनी, जो कि विषाणुजनित बीमारी है, इसमें इसका कोई कारगर इलाज नहीं होता, लेकिन इलाज भी प्रभावी हो रहा है। नजदीकी पशु चिकित्सालय पे संपर्क करके तत्काल, चूंकि इसमें मेयोसिस भी हो जाती है, सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन यानी जो बीमारी की वजह से बहुत सारी बीमारियां आने लगती हैं, उसको बचाने के लिए तुरंत अपने पशु का इलाज करवाएं, लेकिन पशु चिकित्सक की सलाह से, बिना सलाह के कोई इलाज ना करवाएं और साफ सफाई रखें। इस प्रकार अपने पशुओं को ये इन बीमारी से बचा सकते हैं। तो सर आप भी कोई एक्स्ट्रा एडवाइस आप देना चाहते हैं कोई फार्मर्स को कि इस चीज़ से बचने के लिए, या इस तरह से कुछ? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूँगा इस बीमारी से बचने के लिए 5 प्रमुख बातें नोट करके रख लें। ठीक है सर। सबसे पहली बात, अपने पशु का टीकाकरण अवश्य कराएं। ठीक है सर, पहला टीकाकरण बचाव का तरीका, पहला टीकाकरण हो गया। दूसरा सर, इसमें भी रहता है कि वो जब बीमारी लग जाती है फिर दौड़ते हैं फार्मर्स नियर बाई चिकित्सा के पास, आप भी टीकाकरण लगवाइए। नहीं, बिल्कुल ये बहुत अच्छा प्रश्न है। बीमार पशु का टीकाकरण नहीं हो सकता है। बीमार पशु के घर में कोई दूसरा पशु है तो उसको पशु चिकित्सक की सलाह से, एक दवा आती है आइवरमेक्टिन, लेकिन पशु चिकित्सक की सलाह से देनी है, वो उसको दे सकते हैं, लेकिन उसकी डोज और मात्रा और जरूरत नजदीकी पशु चिकित्सालय से संपर्क करके ही दे सकते हैं। यस सर, वो तो है, और वो देने की जरूरत है। साथ ही साथ पशु के शरीर में अगर दाने आ गए हैं, कोई शुरुआत हो रही है, पशु प्रभावित हो रहा है, तो सभी पशुओं को उस, मैंने पहले बताया, उस पशु से अलग कर देना। साथ ही नीम की पत्ती पानी उबाल करके मैक्सेलब डाल करके उसको पशु के शरीर में पोछा लगा देना। यानी दूसरा मैं जो बताना चाहता था आपको पॉइंट, मैंने बताया 5 बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। पहला, आपको टीकाकरण करना है किसी भी परिस्थिति में। दूसरा, कुछ लोगों के मन में भ्रांतियां होती हैं कि पशु गाभिन है, टीकाकरण नहीं करवाना। नहीं, टीकाकरण आपको कराना है। ठीक है सर, क्योंकि बचाव का एक ही तरीका है टीकाकरण, इम्यूनिटी डेवलप करेगा। दूसरा, पशु को, जो पशुशाला है, पशु जहाँ बांधते हैं, ये चूंकि
खून चूसने वाले कीड़ों से फैलती है। चाहे मक्खी हो, चाहे मच्छर हो, चाहे जुएं हो, चाहे किलनी हो, जो भी है XYZ। तो उसको वहाँ पे मक्खी मच्छर है तो वहाँ पे कोई वाटर सोर्स हो, पानी का जल स्रोत हो, उसको रुका हुआ पानी उसको खत्म कर दें, साफ सफाई कर दें और स्प्रे यानी जो हमारे मक्खी मच्छर हैं इनकी साफ सफाई रखें। और जुएं किलनी है तो एक तो पैरासिटिक दवाई पशु चिकित्सालय से संपर्क करके उसको लें, उसका उपाय करें, साथ ही साथ साफ सफाई रखें। तो इनका जो सोर्स है उसको खत्म करना है जिनसे ये बीमारी फैलती है, उससे बीमारी फैले ना, वाहक न बने। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, अपने पशु को दूसरे की पशुओं में या चराने के लिए उस समय ना ले जाएं, कॉमन वाटर सोर्स में पानी ना पिलाएं। जो तीसरी यानी माइग्रेशन नहीं करना है, चलाना नहीं है, पब्लिक के बीच में कॉमन पॉस्चर लैंड, कॉमन ग्रेजिंग लैंड और कॉमन वाटर सोर्स नहीं करना है। चौथी जो महत्वपूर्ण बात इसमें है, इसमें जो सबसे पहली जो महत्वपूर्ण बात होती है कि इस पशु का खान पान, मैंने बताया रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो पशु को सुपाच्य भोजन की जरूरत है, नमक आयोडीन युक्त नमक की जरूरत है, मिनरल मिक्सचर की जरूरत है, साथ में हरा चारा और बैलेंस राशन की जरूरत है, जिससे सुपाच्य भोजन दें, पशु को गैस और इस तरीके से अफरा वाली दिक्कत ना आए, चलने के लिए ना छोड़ें। तो ये सुपाच्य भोजन की जरूरत है। जो पांचवी महत्वपूर्ण बात है इसमें कि अगर पशु में जरा सा भी लक्षण आए तो डायग्नोसिस सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जितने जल्दी अपने पशु को डायग्नोस कर लेंगे, मैंने बताया पहचान लेंगे, उतने जल्दी इस रोग पे कंट्रोल पा सकते हैं, कारगर कर सकते हैं। तो उस पर जरूर ध्यान देने की जरूरत है। डायग्नोसिस छिपाने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत है। नजदीकी पशु चिकित्सालय पे संपर्क करने की जरूरत है। बीमारी बिल्कुल इससे आपके पशुपालक भाइयों के पशु की हानि नहीं होगी। और जो महत्वपूर्ण बात है कि आप डायग्नोसिस करें, संपर्क करें, साथ ही साथ जब तक डायग्नोसिस हो जाएगी तो पशु आपका जल्दी ठीक हो जाएगा। जरा सी लापरवाही बीमारी को फैलने में मदद करेगी, दूसरे संक्रमण कारक का कारण बनेगी। और मैंने बताया थनैला हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा, पैरों में सूजन आ जाएगी, पशु बैठक लेगा। और अगर आपने लापरवाही की तो पशु की मृत्यु भी हो सकती है, जैसा कि 10% तक देखा गया है। तो इन बातों पर पशुपालक भाइयों को ध्यान देने की जरूरत है, साफ सफाई की जरूरत है, मक्खी मच्छर जुएं किलनी को कम करने की जरूरत है। और डायग्नोसिस हम चूँकि हमारा पशुपालक भाइयों का क्षेत्र नहीं है, इस पे डायग्नोसिस के लिए जनरली हमारे वैज्ञानिक इसमें PCR टेस्ट करते हैं। मैं सेंसिटाइज कर दे रहा हूँ। वायरस जो है इसमें ब्लड कलेक्शन हो जाता है, उसमें जितने भी मैंने डिस्चार्ज बताए वहाँ से लेते हैं। लेकिन चूँकि पशुपालक भाइयों का क्षेत्र नहीं है तो उस पर हमें बहुत बात करने की आवश्यकता नहीं है। उनका जो क्षेत्र है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। टीकाकरण बचाव का सबसे उत्तम तरीका है, टीकाकरण अवश्य कराएं। चलिए किसान भाइयों, आज हम डॉक्टर KP सिंह से ये सब जानकारी ली। तो मैं चाहता हूँ कि आप पहले जैसे ही हमें अपने फार्म पे अगर डिजीज़ आ जाती है, जल्दी से हम नियर बाई वेटनरी ऑफिस में जाएं और जल्दी से जल्दी उनसे इलाज के लिए बोलें। तो क्योंकि खुद से फार्मर्स मैक्सिमम खुद से इलाज करना चाहता है एकदम ही, तो आप वो बिल्कुल भी जैसे सर ने बताया कि हमें जल्दी से जल्दी अपने नियर बाई वेटनरी ऑफिस में जाके, पशु चिकित्सा में जाके हमें इलाज करवाने के लिए बोलना होगा उनको। एक लास्ट में मैं पशुपालक भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा, जैसा डॉक्टर सुनील ने बताया, तत्काल संपर्क कर लें, बचाव रखें, साफ सफाई रखें। साथ ही साथ जो भ्रांतियाँ हैं कि दूध दूध के पीने से फैलता है, मैंने ऐसा देखा है कि पशुपालक भाई दूध लेना जो है, वैसे आमजन मानस दूध लेना दूधियों से बंद कर देते हैं, या दूध से फैलता है तो दूध से आदमी में बीमारी होती नहीं, फैलता नहीं। तो इन भ्रांतियों पर जाने की जरूरत नहीं। दूध पिए, उबाल कर पिए, आदमी में बीमारी नहीं होती है, सिर्फ गायों और भैंसों को प्रभावित करती है। चलिए धन्यवाद सर आपका कि आपने हमें थोड़ा टाइम दिया, आधा घंटा अपनी। तो इससे काफ़ी हमारे जो पशु भाई हैं उनका काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि इससे फ़ायदा होने वाला है कि किस तरह से अपने वो डिजीज़ से, लंपी स्किन डिजीज़ से अपने आपके पशुओं को कंट्रोल कर पाएँ। धन्यवाद पशुपालक भाइयों, नमस्कार। और धन्यवाद डॉक्टर सुनील और ABS को, जिन्होंने हमें एक मौका दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया अपनी बात पशुपालक भाइयों तक पहुँचाने के लिए। सर मैं तो आपका ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ कि आपने वो दिया। चलिए सर, थैंक यू।